हेलो एंड वेलकम टू श्रांग स्टडी सर्कल। तो आज हम वापस से प्रेजेंट हैं आपके लिए एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके, जिसका टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। और इस टॉपिक में हम लोग सब पार्ट को पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए, ये हमारे लाइफ प्रोसेस सीरीज का तीसरा चैप्टर है और चौथा चैप्टर आपका एक्सक्रीशन है। अगर आपको लगता है कि एक्सक्रीशन आप ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, तो आप अगली वीडियो जो हमारी है वो एक्सक्रीशन वाली वो भी जाके देख सकते हैं। नीचे आपको उसकी लिंक सारी मिल जाएगी, आप वहां जाके एक्सक्रीशन की वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन में हमने चीजों को खाया, उसको डाइजेस्ट किया। जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा तो वहां हमने जाना कि उस जो चीजें आपने खाई उसमें अंदर जो न्यूट्रिएंट मौजूद हैं वो किस प्रकार से ब्रेक डाउन होते हैं, हमारे शरीर में एटीपी बनाते हैं और किस प्रकार जो है वो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी के सोर्स बन जाते हैं। अब उस चीज को, ठीक है, वो एनर्जी तो आपकी बॉडी में बन गई, या ठीक है वो ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, मतलब वो जो चीजें हैं वो आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी, एनर्जी बनी। तो आखिर किस प्रकार से वो ब्लड के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। इसी प्रकार प्लांट में भी आपने जाना, प्लांट में भी आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, प्लांट में भी आपने रेस्पिरेशन पढ़ा। तो अब बारी है पढ़ने की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है वो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। वीडियो को बस देखते रहिए, आपको न समझ में आए तो फिर जैसी आपकी मर्जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले उससे जाने से पहले हम लोग ये सब बात को समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। आखिर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी बगैर फूड के काम नहीं कर सकती, इसीलिए जरूरी है। रेस्पिरेशन चाहिए था क्योंकि चीजों को ब्रेक डाउन करना था, उसको ब्रेक डाउन करेंगे नहीं, इसके अलावा एयर हमारी बॉडी को नीड है। एक्सक्रेशन जरूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना ताकि बाकी एक्टिविटीज अच्छे तरीके से हो पाए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं करेंगे तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगी नहीं और वो काम जो बाकी फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर समझिए, आप अभी यहाँ हैं, आपको जाना है नानी घर। ठीक है, हो सकता है कि नानी घर आपके बगल में हो, तब तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका अगर निहाल किसी दूसरे स्टेट में पड़ता है या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट अलग स्टेट में है, तो आप क्या है, किसी ट्रांसपोर्टेशन माध्यम को, आप बाइक से जाएंगे, कार से हो सकता है जाएंगे, हो सकता है आप ट्रेन से जाएं या एरोप्लेन से जाएं। ठीक है, जिस भी चीज से आप जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी बॉडी में है, अगर कोई फूड हमारे स्टमक में, उस स्टमक के अंदर जो फूड मौजूद है उसे जाना कहाँ है, ब्रेन के पास। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ब्लड के अंदर मिक्स होगा। तो ब्लड के थ्रू जो क्या है वो हमारे यहाँ भी जाएगा। इसके अलावा सही के निचले हिस्सों में भी उसी थ्रू के द्वारा, यानी उसी ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। तो देखिए, साफ साफ कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन is a life process in which a substance synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to the other part of the organism। साफ इसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का एक पार्ट है। क्योंकि हमने कहा था ना कि लाइफ प्रोसेस के नॉर्मली मुख्य रूप से चार भाग हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है आपका एक्सक्रेशन। तो साफ साफ कहा गया ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच, उसमें क्या होता है, सब्सटेंस सिंथेसाइज, वो सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है और एब्जॉर्ब्ड होता है इन वन पार्ट, किसी एक हिस्से में क्या है तरीके सिंथेसाइज और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अलावा ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी मान लेते हैं ये कोई प्लेस है जिसका नाम है ए, कोई प्लेस है बी। जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया था ना आपको, ये मान लीजिए आपका घर है और आपको जाना है ननिहाल। तो आप क्या करेंगे, यानी ए जाएगा बी के पास, यानी ए ट्रांसपोर्ट हो रहा है बी के पास। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी कोई सब्सटेंस ए है और उसे जाना है बी तक, तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन का ये मतलब नहीं कि यातायात वाला है, यहाँ पर इसका मतलब है परिवहन। ठीक है, याद रखना, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, परिवहन है। मतलब परि प्लस बहन, वो परी उड़ने वाली नहीं, या वहन वो वाली वहन नहीं, यहाँ वहन का मतलब होता है जाना। ठीक है,
चलिए, तो इसमें कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज द रिमूवल ऑफ द बॉडी वेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? फूड का या एयर का। इसी चीज को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करना है। कहेगा सर आप एनर्जी की बात कर रहे थे। अब ये गधे, बनेगा एनर्जी किससे? फूड से। उस फूड को तोड़ेंगे किसके द्वारा? ऑक्सीजन के थ्रू। तभी तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी। उसी चीज को हमें क्या करना है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ऐसा तो नहीं कि सारी एनर्जी पेट में ही बन जाएगी, उसे भी ट्रांसपोर्ट होना है। कहाँ? आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स में। याद कीजिए, आपने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, पूरा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जहां पे एनर्जी क्या लास्ट में बन रही थी, शुरू में नहीं। ठीक है, तो साफ साफ इसमें कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका? फूड का और ऑक्सीजन का अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट बन रहे हैं, आप ये सोचिए, देखिए कि ये आपकी बॉडी का पूरा एक हिस्सा है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं लेकिन मान लेते हैं कोई बॉडी वेस्ट आपके अभी यहाँ है, कोई बॉडी वेस्ट यहाँ भी है, और मान लेते इसे एक्सक्रेट करता है, और ये यूरिन है। ठीक है, यूरिन एक्सक्रीशन वाले में यूरिन है। मानते हैं कोई वाटर वेस्ट चीजें हैं जो यहाँ है, अब इसको बॉडी के इस हिस्से से बाहर निकालना है, तो इसको भी तो ट्रेवल करना पड़ा ना, और नीचे भी है तो इसको भी यहीं से ट्रांसफर होना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक रिमूवल के लिए उसको भी ट्रांसपोर्ट होना है। तो ट्रांसपोर्टेशन बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो कहता है कि बॉडी वेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन सभी चीज को, चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो, कोई तरह का वेस्ट हो, इसे भी ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम के द्वारा जाना पड़ता है। बॉडी ऑफ ऑल लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऐसा नहीं कि प्लांट में नहीं होगा, एनिमल में नहीं होगा। हम बोले नहीं नहीं, हम तो एक्सक्रीशन करते ही नहीं है। नहीं बाबू, हम भी करते हैं। कहेंगे नहीं नहीं, हम तो ट्रांसपोर्टेशन मेरे बॉडी में होता ही नहीं है। होता है। आप जो ब्रीदिंग अभी नॉर्मली कर रहे हैं, वो जो एयर है वो भी आपकी बॉडी में जा रहा है, वो भी आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है, तो उसका भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने की बारी होगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अब देखिए कहा गया है इन लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोअर यानी छोटे, तुच्छ, नीच कह सकते हैं आप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द ट्रांसपोर्ट नीड्स आर मेट अबाउट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, याद रखना है जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसपोर्टेशन, इनफैक्ट आपने रेस्पिरेशन में ही पढ़ा था कि लोअर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए कौन सा प्रोसेस? डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किसका यूज होना है? डिफ्यूजन का। ठीक है, कहता है इन लार्ज मल्टीसेलुलर, लेकिन लार्ज ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, उनके अंदर एक बड़ा सा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे आप अपनी बॉडी के अंदर ही देखिए, ब्लड है तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होना है, अब उसके लिए हार्ट भी चाहिए, पंप ऑर्गन चाहिए, ब्लड वेसल्स भी चाहिए। इसके अलावा क्या है साथ में? जो चीजें ट्रांसपोर्ट क्या होनी है? ब्लड होनी है। मतलब ये तीनों का एक सिस्टम बन गया है, और इस सिस्टम को ही हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर का मेरे हिसाब से कोई नाम पूछता क्या नाम आपको रखना है सर, तो मैं कहता इस चैप्टर का मुख्यतः नाम होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों सर? अरे भाई, न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन में हम ज्यादा चर्चा करें किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीशन में हम चर्चा करें किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो नॉर्मली तौर पे हर चैप्टर में कोई ना कोई सिस्टम है, तो इस चैप्टर का नाम ही सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है तो और अच्छा रहता है। तो कहता है इन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फ्लो ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हमारी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मान लेते हैं कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसका नाम है हार्मोन। ठीक है, फ्लूइड इन द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो हार्मोन भी क्या हो रहा है? वो भी सर्कुलेट हो रहा है। आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन बन रहे हैं, क्या वो हार्मोन एक ही जगह रह रहे हैं? नहीं, वो आपकी बॉडी में भी अलग जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आपकी बॉडी में एंजाइम बन रहा है, तो एंजाइम क्या एक ही जगह पे नहीं, वो अपना काम भले एक जगह पे कर रहा हो। जैसे अगर HCl आपके स्टमक में, तो भले ही वहां काम कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो काम की गई चीजें हैं वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जा रही। तो हार्मोन भी वैसा ही है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स हो सकते हैं अलग अलग जगह पे बन रहे हो, बट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि वो अपने फंक्शन को बखूबी क्या कर सके? निभा सके। फ्लूइड इन द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इसी को हमने कहा अभी जस्ट काम में कि परिवहन। एंड द ऑर्गन्स कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ऑर्गन्स इसमें हेल्प करेंगे वो ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसे हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी जस्ट हमने कहा ना कि हमारी बॉडी में अगर ह्यूमन की बात की जाए,
तो ह्यूमन की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्यतः 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका आता है ब्लड, जिसको ट्रांसपोर्ट करना है। दूसरा है किससे ट्रांसपोर्ट करना है? ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड वेसल से। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा है आपका, उसके लिए चाहिए एक आपको पंप ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, तो यानी मुख्यतः एक सिस्टम बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और उस ऑर्गन्स को मिला के एक सर्कुलेशन का पूरा साइकिल चलता है। उसमें वो जो एक पूरा सिस्टम बना, उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसका एक और नाम है इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम है? इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने आपको कहा था इस चैनल पे आपको मिलेंगी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा आपको लग नहीं रहा है अभी। तो नॉर्मली तौर पे याद रखना है कि ये इसमें से कई ऐसी चीज, जैसे अभी जस्ट हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम है इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या बाकी चीजें जो हम अभी इसमें हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि आप कहीं और से भी पढ़े होंगे, लेकिन इतना मैं दावा कहता हूं कि आपको हमसे बेहतर आपको कोई भी इस चीज को अच्छे ढंग से समझाएगा भी नहीं। तो वेट किस बात का कर रहे हो? चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उनको भी इस चीज की पूरी जानकारी हो सके। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं आपके, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां जाके इसके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिटर्न करिए अपनी कॉपी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। देखिए, प्लांट और एनिमल में काफी सारा फर्क होता है। प्लांट बॉडी के लगभग पार्ट जो होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि एनिमल बॉडी के लगभग पार्ट क्या होते हैं? लिविंग। लगभग क्या, लगभग पार्ट, बाल, आपके नाखून, इन सब चीजों को हटा दें या कुछ बोन का पार्ट, तो नॉर्मली बाकी सारे पार्ट आपके लिविंग ही है। लेकिन प्लांट के अंदर लगभग जो हिस्से होते हैं, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि प्लांट का बस 60 to 70% हिस्सा जो होता है वो डेड ही होता है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हो सकता है डेड है तो कहीं ना कहीं फंक्शन सारे अलग है, बट ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर फिर भी ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऐसे ऑर्गन्स हैं या दो ऐसे वैस्कुलर बंडल हैं जो इस काम को बखूबी रूप से आपके यानी प्लांट के लिए वो करते हैं। तो आइए उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे बहुत डिटेल में हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम को। चलिए, कहा गया द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स से ज्यादा काफी अलग है आपका प्लांट के अंदर। कहता है प्लांट बॉडीज कंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स एंड देयरफॉर आर लेस एक्टिव। देखिए, साफ साफ कहा गया है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, यानी प्लांट बॉडी का जो लगभग हिस्सा होता है वो डेड सेल का होता है, इसीलिए उनके लगभग जो बॉडी पार्ट होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं। हमारे तरह नहीं कि हर एक पार्ट क्या है वो एक्टिव है आपका, क्योंकि डेड है तो एक्टिव होगा ही नहीं। कहता है ऑल्सो प्लांट टेकिंग CO2 डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड रिलीज O2 डायरेक्टली इन एयर। होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से CO2 को ले लेते हैं और डायरेक्ट ही O2 को निकाल देते हैं। तो इनके लिए रेस्पिरेशन के लिए चीजों को बाहर निकालना या रेस्पिरेशन के दौरान चीजों को अंदर लेना, इन दोनों में बड़ा ही अजीब सा फर्क है। हमारे अंदर क्या है कि हमको सांस लेना है और निकालना है, तो इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है हमको, बट इनके अंदर नॉर्मली जैसे आपने पढ़ा था इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, जब आप छोड़ रहे हैं तो ठीक है एक्सहेल है, बट इनके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। बस क्या है, सीधा गैस को ले लेना है, इनटेक करना, आउटटेक कर देना है। इसीलिए इनका जो ये एक्सचेंजेस का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। बट कौन सा? एयर वाला डिफ्यूजन हो रहा है इनके अंदर। कहता है जिसके कारण बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर वो डायरेक्ट ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो प्लांट के जो लीव्स होंगे उसके अंदर तो एनर्जी बची रह जाएगी। तो जब एनर्जी बची रह जाएगी तो उनको मुख्यतः जरूरत किसकी पड़ेगी? सिर्फ वाटर की, क्योंकि एनर्जी पहले से। अब उस फिर जो वो वाटर को रिटेन करेंगे, उस वाटर के माध्यम से वो उस फूड को अलग अलग फिर जगहों पे पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी एक प्रॉपर वैसे ऑर्गन्स का जो सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट करे। तो उनके लिए वो काम आएंगे कौन से? फ्लोएम। इसीलिए आपने देखा होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि फ्लोएम जो होता है वो अपर एंड लोअर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि खाना एक ही जगह पर बन चुका था लीव्स के अंदर। हमारे अंदर क्या था कि वो जो खाना जब हम डाइजेस्ट करते थे वो ब्लड के अंदर मिल जाएगा और फिर वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जब आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बाय हार्ट,
तो हार्ट, ब्लड, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है। प्लांट में मान लीजिए प्लांट का कोई हिस्सा है, ठीक है, तो वाटर तो इनके नीचे हो गया, यानी सॉइल वाले हिस्से में, तो वाटर सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। बट फूड में ऐसा नहीं है। अगर मान लो फूड यहाँ बन रहा है, इस वाले हिस्से में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये फूड ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे, क्योंकि फूड तो नीचे बन नहीं रहा था, फूड तो सिर्फ ऊपर बन रहा था। तो नॉर्मली तौर पे क्या है, ये फूड ऊपर के डायरेक्शन में नीचे, यानी फ्लोएम के अंदर जो होता है वो अपर एंड लोअर दोनों डायरेक्शन में काम करता है, जबकि जाइलम के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चीजें काम करती है। हमारे अंदर तो ऐसा नहीं कि ब्लड सिर्फ ऊपर की तरफ ही फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है, ब्लड नीचे की तरफ भी फ्लो हो रहा है, सभी दिशाओं में हो रहा है। कहता है द एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स, सो दे नीड टू टेक ओनली वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड बिल्डअप ऑफ द बॉडी। साफ साफ कहा गया, इसके कारण क्या, यानी CO2 O2 तो निकल गया जो निकलना था। तो नॉर्मली तौर पे क्या है, इनके लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर जो एनर्जी या फूड होती है वो ऑलरेडी स्टोर्ड होती है, तो उनको सिर्फ जरूरत पड़ती है किसकी, वाटर की, और न्यूट्रिएंट उनमें होता ही है थोड़ा बहुत, तो किसके लिए, ग्रोथ एंड बिल्डअप ऑफ द बॉडी। क्योंकि फूड पहले से है तो सिर्फ उनको वाटर का जरूरत पड़ता है, उसके दौरान क्या है कि वो एक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, यानी ठीक है, पानी तो मान लिए कि ऊपर आ गया, तो सर ये पानी फिर बाहर भी तो निकालना है ना, तो पानी को बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस उनको करना पड़ेगा, जैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ट्रांसपायरेशन का नाम देंगे हम लोग उसको, ठीक है। तो इसमें आप बहुत सी चीजें ऐसी पढ़नी है आपको, हो सकता है थोड़ा सा अजीब अजीब शब्द आपको लगे, जैसे हम नाम लेंगे एसेंट ऑफ सैप, ये क्या होता है सर, पहली बार शायद नाम भी सुन रहे होंगे आप लोग एसेंट ऑफ सैप का, बट सिंपल से याद है कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हमने कहा ना कि ये मान लेते हैं ये प्लांट है, तो वाटर तो नीचे, तो अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। तो बड़ा आसान था, ऐसे नॉर्मल लोग उसको ऑस्मोसिस भी कहेंगे, ऑस्मोसिस में भी तो ऐसा ही होता है सर। बट याद रखिए कोई नया शब्द भी आप सीखिए, आपके बुक में भी कई जगहों पे आपको मिल जाएंगे एसेंट ऑफ सैप, तो अगर नहीं सीखोगे तो एग्जाम में अगर ये आ जाएंगे तो क्या करोगे। इसलिए हम कहते हैं इस चैनल पे अगर आप पढ़ेंगे तो कई ऐसी चीजें आप सीखेंगे जो आज से पहले आपने कभी सीखी ही नहीं होगी। कहता है दीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय सॉइल, ये वाटर न्यूट्रिएंट को कहां से मिले, सॉइल से मिले। देयरफॉर अ वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। खाना तो बन चुका था, खाना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, वाटर भी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को अच्छे ढंग से जारी रखने के लिए, क्योंकि नॉर्मली बात क्या है, प्लांट के लगभग बॉडी पार्ट डेड है, जब बॉडी पार्ट लगभग डेड, इनफैक्ट जाइलम भी डेड होता है, जाइलम भी डेड है, जाइलम में भी क्या है, जाइलम लिविंग नहीं है, फ्लोएम सिर्फ लिविंग है। जाइलम में भी आप 9 में पढ़ते कि जाइलम का सिर्फ एक पार्ट होता है पैरेन्काइमा, वो लिविंग होता है, फ्लोएम का सिर्फ एक पार्ट डेड होता है, बट हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, तो हम वैसे पार्ट को हटा देंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं, बस हम उस हिस्से को हम जानेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कहता है इस पूरी चीजों को अच्छे ढंग से करने के लिए क्या है, प्लांट को भी एक अच्छे सिस्टम की आवश्यकता होती है, और इस सिस्टम को पूरे रूप से जायज रूप से चलाने के लिए नॉर्मली दो प्रकार की चीजें इसमें भाग लेती है। तो कहा गया देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर हो रहे हैं, किसके किसके सर। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि होंगे किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, जो कि किसके द्वारा होंगे, फ्लोएम के द्वारा होंगे। यानी मुख्यतः आपको पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने अच्छे ढंग से हम आपको जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा देंगे, पूरे YouTube पे आपको कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे ढंग से आपको जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ाए। तो इसको नोट डाउन करिए। आइए हम लोग चलते हैं जाइलम के तरफ। आइए तो हम लोग जो है सबसे पहले प्लांट के अंदर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। मेनली रूप से आप समझ लीजिए कि इसमें आपको जाइलम के बारे में पढ़ना है, फ्लोएम के लिए आपको पढ़ना होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मटेरियल्स अलग अलग वाले। कहता है द प्रोसेस इज अकर्स बाय जाइलम, ये प्रोसेस पूरा अकर है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जाइलम के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जाइलम शब्द जाइलोन नामक वर्ड से आया है, जाइलोन का मतलब होता है डेड, यानी मरा हुआ सेल, इसीलिए मैं लिख भी दिया कि जाइलम का नेचर कैसा है कि वो डेड सेल है। और याद रखिए जाइलम को हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट,
ठीक है, कहता है द प्रोसेस इज मेनली हैपेंस इन 3 स्टेजेस, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो होता है ये मुख्यतः 3 स्टेजेज में होता है। सबसे पहले क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, इसके बाद पानी को ऊपर की ओर भेजा जाता है, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है, सॉरी ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है। एक छोटा सा पिक्चर के हिसाब से आपको समझा देते हैं तो आप समझ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को और भी अच्छे डिटेल्स में पढ़ना है। सबसे पहले आप समझिए, ये पूरा एक प्लांट है, प्लांट का कोई लीफ है, ठीक है, ये स्टेम है, ये आपका रूट दिख रहा है, रूट के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये रूट हेयर है, और ये वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब सबसे पहले जो रूट हेयर होगा, ये रूट हेयर इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अलग अलग जगहों से ये वाटर जो है एब्जॉर्ब होंगे, यानी रूट हेयर के द्वारा ही सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसीलिए याद रखना है, रूट हेयर को ही हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा पूछेंगे, इसीलिए आपको ध्यान से याद रखना है। देखिए अब वाटर क्या है, कहाँ चला आया, स्टेम के अंदर आ गया, कहाँ गया, स्टेम के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये पानी क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में जाता है तो अलग अलग डायरेक्शन में ही जाएगा, और ये अपने आप जो है लीव्स के अंदर पहुंच गया, यानी वाटर का डायरेक्शन एक ही तरफ है, अपर डायरेक्शन में, ठीक है। बट एक चीज हम यहाँ पर समझना है, यहाँ पे देखिए ये एरो का साइन तो भले ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि सीधा चला जाता है वाटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपको देखिए समझाते हैं कि किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखिए ठीक है, इसके अंदर चलाया, सबसे पहले जो वाटर होता है ये एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से वो डायरेक्ट करता रहता है, ठीक। कहेगा सर अभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, तो ऐसा समझिए कि वाटर जो होता है वो सबसे पहले दीवालों की तरफ जाना शुरू करता है, यानी जो आपके वॉल दिख रहे हैं, ये जो आपके वॉल दिख रहे हैं ये वॉल की तरफ जाना शुरू करता है। जब ये वॉल की तरफ आना शुरू करता है तो इसके आगे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और एक समय के बाद ये क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की दिशा में जाना ये शुरू करता है, सीधा नहीं जाता है, ये एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रकार के फोर्स काम कर रहे होते हैं, अडहेशन एंड कोहेशन। सर अभी भी समझ में नहीं है कि अडहेशन है क्या और कोहेशन क्या होता है। चलिए तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले अडहेशन एंड कोहेशन क्या होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे समझो, जब ये वाटर मॉलिक्यूल वॉल की डायरेक्शन में, ये आपका वॉल है, ठीक है, वॉल की डायरेक्शन में इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन इसको ऊपर नहीं जाना। जैसे एक एग्जांपल तो समझिए, मान लेते हैं कि आपके घर पे क्या है, बनी है चावल के साथ करेले की सब्जी। अब आपको करेले नहीं खाने हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको खाने में बाई चांस मिल चुका है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, किसी तरीके से उसको खाने की कोशिश तो करेंगे, बट खाने का कोई मन नहीं है। इसी प्रकार से वाटर जो है, वाटर मान लेते हैं एक लाइक है और जो दीवार है वो अनलाइक है, ठीक है। तो जब एक चीज दूसरे यानी लाइक अनलाइक डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो वाटर है वो ऐसे दिशा में जा रहा है जहां पे उसको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या करता है, दीवार के डायरेक्शन में आना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो फोर्स, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल्स वॉल की डायरेक्शन में आता है, यानी यहाँ पे जो चिपक रहा है, इसको हम कहते हैं अडहेशन, ठीक है, अडहेशन फोर्स कहते हैं। लेकिन जब वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता रहता है और उसी डायरेक्शन में गमन करता है, तब यहाँ पर जो फोर्स काम किया उसको हम कहते हैं कोहेशन, कोहेशन कहते हैं। जैसे आप ये समझिए, मान लेते हैं कि आप जो हैं 10th पास करने के बाद आपके पिताजी ने आपसे पूछा कि आपको क्या करना है, तो उसी हिसाब से आपका एडमिशन कराया जाएगा। मान लेते हैं किसी के पिताजी ने कहा कि देखो बायोलॉजी नहीं लेनी है, लेनी मैथ से, ठीक है, आप पिताजी की बात आप मान, ऐसा तो नहीं कि नहीं मानेंगे, मानना ही पड़ा आपको, और आपने क्या है ले लिया मैथ्स, और आपको इंटरेस्ट था बायोलॉजी में। अब क्या हुआ, आपके तो लगे पड़े हैं, क्योंकि आपको मैथ्स नहीं पसंद है, आपको पसंद था बायोलॉजी। अब इसके चक्कर में क्या है कि आपको नहीं चाहते हुए भी वो करना पड़ रहा है जो आप नहीं पसंद करते हैं, तो उसी को हम क्या रहे हैं, एडहेशन, यानी वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ न जाके दीवार के डायरेक्शन में जा रहा है,
यानी उसको साथ में जाना चाहिए था अपने हॉबी के अनुसार, लेकिन वो नहीं जाके दीवार के डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल या plant wall are known as adhesion, while the movement of water in the direction of other water molecules are known as cohesion। यानी वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन में जो गमन हो रहा है, जो गति हो रही है, उसी को हम कहते हैं कोहेशन। तो याद रखना है वाटर सीधे मूव नहीं करते, ये जिग जैग स्पिंडल शेप की तरह क्या है, ये सांप की तरह मूवमेंट कर रहा है, पहले वॉल की डायरेक्शन में, फिर वाटर की डायरेक्शन में, फिर वॉल की डायरेक्शन में, फिर आपको वाटर के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से अडहेशन एंड कोहेशन फोर्स के कारण ही जो है ये जो कह सकते हैं कि आपका वाटर है वो लीव्स तक पहुंचता है, उसके बाद लीव्स क्या है यहाँ से इस वाटर को बाहर निकाल देता है। ये जो पानी बाहर निकल रहा है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, जिसको लिखा गया लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं निकल रहा है, यहाँ किस फॉर्म में निकल रही है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीजों को हमने आपको समझा दिया। सबसे पहले वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। वाटर एब्जॉर्ब के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी मूवमेंट हो रहा है, अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रहा है, अपवार्ड ऊपर की दिशा में। और यहाँ पे जाने के बाद वाटर बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है। इट मीन्स लॉस ऑफ वाटर। यही इसी कारण क्या होता है, ये चीजें बाहर आती जाती रहती है। तो ठीक है सर, फिर जाइलम विसल जाइलम ट्रैकेट्स क्यों लिखे हैं, तो ये उसे भी पढ़ाना है। मैं तो सिंपल से ऐसे समझ, एक ही चीजों में आपको हम समझाते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको जानने की जरूरी नहीं है। ठीक है, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जाइलम ट्रैकेट्स नॉर्मली तौर पे अगर आपने क्लास 9 में अगर ध्यान दिया होगा तो कुछ इस जैसा आपको डायग्राम दिखा होगा। वहीं पे अगर आप जब जाइलम विसल्स पढ़े होंगे तो जाइलम विसल्स आपको इस तरीके का एक पैटर्न दिखाई पड़ा होगा। और अच्छे ढंग से थोड़ा बना दें, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। चलिए, तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने क्लास 9 के एनसीईआरटी में देखा होगा। चलिए, यह है आपका जाइलम विसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स का। बीच में अगर आप इसमें अगर ध्यान दें तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा लार्ज ल्यूमेन, बट इसमें क्या है, इसके किनारे में आपको क्या दिख रहा है, टैपर्ड इंड, यानी इसका किनारा बंद है, टैपर्ड इंड है। ये जो छोटे छोटे होल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसका नाम पिट्स है। यहाँ भी जो छोटे छोटे पार्ट्स, ये इसका नाम भी क्या है, पिट्स है। बट याद रखना इसके ल्यूमेन ही इतने बड़े हैं कि पिट्स की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है, बट इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके माध्यम से, पिट्स के माध्यम, यानी छोटे छोटे होल्स के माध्यम से। देखिए विसल्स के बारे में याद रखना है, नॉर्मली तौर पे ये एक होलो होलो पार्ट ऑफ जाइलम है, होलो पार्ट ऑफ जाइलम that are presenting flowering plant but absent in non-flowering plant, तो सिंपल से याद रखना है कि ये जो होते हैं मुख्यतः फ्लावरिंग प्लांट, यानी फूल एंजियोस्पर्म, जिसको आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, ठीक है, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी जिसको आप जिम्नोस्पर्म कहते थे, ये उसके अंदर क्या थे, एब्सेंट थे। वहीं पे जब हम ट्रैकेट्स की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स में ऐसा नहीं। जब हम ट्रैकेट्स की बात करते हैं तो ट्रैकेट्स पूरा अलग होता है। ठीक है, ट्रैकेट्स की बात अगर हम करें तो नॉर्मली तौर पे क्या होता है, ये स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के नॉर्मली तौर पे स्पिंडल शेप है। साथ में क्या होते हैं, टैपर्ड इंड है, टैपर्ड इंड। इसके किनारे जो होते हैं वो बंद होते हैं और ये ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली तौर पे एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है और जिसमें क्या है, ये वाटर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये
आपका क्या है, होलो स्ट्रक्चर है, पूरा बीच में खाली है, जबकि इसमें नहीं है। इसमें नॉर्मली क्या है, किनारे का हिस्सा भरा हुआ है। इसमें कुछ भी अगर ट्रांसपोर्टेशन होना है तो सबसे पहले ये पिट्स क्या करेंगे, उस चीजों को एब्सॉर्ब करेंगे, तब वो चीजें धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगी। इसीलिए कई सारे प्लांट में अगर आपने देखा होगा तो लकड़ियों के बीच में इस टाइप के छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं। लगता है इसे काफी सारे जो है छोटी छोटी लकड़ियां आपस में मिली हुई हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ता है तार। तार यानी जो पाम का ट्री होता है, या जो आपका स्काई फ्रूट होता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, गांव में अलग अलग नाम उसके होते हैं, कोवा या खजूर, ये सभी के जो प्लांट होते हैं, नॉर्मली उनकी लकड़ियों में आपको ऐसे छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे अगर आप उसको निकालते जाइएगा, जो नॉर्मली क्या होते हैं, जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं, काफी ज्यादा पुराने यानी प्राचीन प्रकार के जाइलम होते हैं, जबकि ये आपको नॉर्मली हर तरीके के नॉर्मली प्लांट्स में आपको दिखाई पड़ेगा। तो जाइलम विसेल्स जो होता है वो मुख्य रूप से वाटर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन का काम प्लांट के अंदर करता है। तो ठीक है, कुछ ऐसा ही है इसमें, तो आप इससे ज्यादा आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो जाइलम विसेल्स के बारे में सिंपल से याद रखना है, इसमें होलो एंड होता है, यानी इसके दोनों किनारे होलो होते हैं, खाली होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़े, ये राउंड शेप के होते हैं, इलोंगेटेड ट्यूब होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, इनमें ट्यूब्स, इनमें पिट्स काफी ज्यादा होते हैं, इसमें पिट्स आपको कम दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने कहा, ये नॉर्मली तौर पे प्रेजेंट होता है, इसमें लिखा है होलोपार्ट जाइलम दैट आर प्रेजेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, फूल देने वाले यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसको साथ साथ आप कह सकते हैं एंजियोस्पर्म, क्लास 9 में आपको पढ़ना था डाइवर्सिटी में। बट अब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग, जिसको आप कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, एब्सेंट होते हैं। वहीं पे जब हम जाइलम ट्रैकेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मल तौर पर याद रखना, ये स्पिंडल शेप के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्पिंडल शेप का मतलब है जिसका दोनों किनारा क्या हो, बंद हो, नुकीलेदार हो, बीच का हिस्सा काफी ज्यादा चौड़ा हो। इसके अलावा इसमें टैपर्ड एंड वाले हिस्से होते हैं। ठीक है, और एक चीज और थोड़ा सा हम नॉर्मली आपको समझा दें, अगर मान लो कोई कहते कि सर रूट के हिसाब से बताइए किसके रूट्स में होंगे, अगर किसी प्लांट के टैप रूट सिस्टम है, ठीक है, अगर किसी प्लांट का टैप रूट सिस्टम है तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे जाइलम ट्रैकेट्स, और यदि किसी प्लांट के अंदर आपको मिल जाएंगे फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट्स अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो उसमें पाए जाएंगे आपके क्या, जाइलम विसेल्स। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको अपने मन से, देखे ये तो आपके बुक में कुछ दिया हुआ नहीं है, ये नॉर्मली कुछ स्ट्रक्चर्स था, तो इसीलिए हमने कहा ना कि काफी ऐसी चीजें आप जानेंगे जो आज से पहले आपने नहीं जाना। इसको आप पूरा जाके यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल का चेक करिए, इतने अच्छे ढंग से आपको किसी ने भी चीजें नहीं समझा। अभी हम लोग दोबारा इस चीज को समझेंगे, दोबारा इस चीज को जानेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे, किस प्रकार से चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है। लेकिन हमने एक छोटा सा एक आपको स्ट्रक्चर्स के माध्यम से एडहेशन एंड कोहेशन को समझा दिया। आप जाके देखिए कहीं भी एडहेशन और कोहेशन कोई नहीं आपको पढ़ा रहा है। आप किसी चैनल को उठा लीजिए, अपन अकेडमी को उठा लीजिए, 9-10 को, पीडब्ल्यू को उठा लीजिए, इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपर को आप उठा लीजिए, किसी भी सिंगल यूट्यूबर ने भी इस चीजों की चर्चा अच्छे ढंग से नहीं की है जितने अच्छे ढंग से हमने आपको समझाया। ठीक है, तो चलिए आपके लिए एक सवाल है, आप ये बताइए प्लांट का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जाइलम के अंदर, ठीक है, जाइलम जाइलम फ्लोएम को हटा दे, सॉरी, प्लांट के अंदर ऐसा कौन, इसी पिक्चर में उसका जवाब भी है, प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो मुख्य रूप से वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन के नाम आपको बताने हैं। जवाब आपको इसी वीडियो में, अगर आप पूरा इस टॉपिक को अगर शुरू से अगर आप वापस से जाके देखें तो वहां पे हमने उस चीज का नाम भी लिया है। और ये भी आपको साथ में, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। अगर आप कमेंट में जवाब देते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी आपको दूंगा। ये बताइए, ठीक है, वाटर को तो कोई ना कोई इसमें से एब्जॉर्ब करेगा, वाटर के साथ साथ हम कई बार सुनते हैं मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। विच इज द मिनरल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इस प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा रीजन है, इसी रूट्स के अंदर, चलिए रूट्स की बात हम बताएं, इस रूट के अंदर ऐसे कौन से ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो मुख्य रूप से मिनरल्स के एब्जॉर्बिंग में काम करते हैं। ठीक है, तो जवाब दीजिए कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग, ये टॉपिक तो हमने कंप्लीट किया आपका कौन सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम लोग समझेंगे अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड साथ में ट्रांसपाइरेशन को। ठीक है, तो आइए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग जो है, हमारा दूसरा जो पार्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब जाइलम के अंदर जो दूसरा पार्ट है हमारा
अबार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, आइए उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसमें कि हमने एडिशन एंड कोहेशन के बारे में बताया, जो कि इसी का पार्ट है, लेकिन हमने उसको अच्छे से डिटेल से अभी जस्ट आपको समझा है, लेकिन वापस इस चीज को हम दोबारा समझेंगे। तो आइए, यहीं पे आपका लिखा हुआ अबार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देखिए कहा भी क्या है, अबार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है, तो याद रखना, अबार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जैसे हमने बताया था ये प्लांट है, नीचे इसके वाटर, ये रूट्स मान लेते हैं, तो वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, तो अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसके कारण हमने सुना था कि ग्रेविटेशन में चीजें नीचे जाती है, बट यहाँ पे वाटर अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वाटर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को चैलेंज कर रहा है और वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या है, मूवमेंट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ और भी चीजें हैं इसमें। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, वापस से सेम उसी टॉपिक पे हम आ गए जहां उस समय हम लोग थे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्या क्या चीजें घटती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रूट हेयर है, ठीक है, ये आपका रूट हेयर है, ये मान लीजिए कोई प्लांट का ये रूट है, रूट का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर के अंदर ये आपको ग्रीन डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ये नॉर्मली तो ग्रीन डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये रूट हेयर इस चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रूट हेयर क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। रूट हेयर इस चीज को भेज देगा एपिडर्मिस के पास, देखिए इसके अंदर चीजें आ गई, यहां से अंदर गई, ठीक है, इसको थोड़ा ग्रीन पेन से बनाते हैं ताकि पता भी चले कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस के बाद ये चला जाएगा रूट कॉर्टेक्स में, ये जो आपको हिस्से दिख रहे हैं रूट कॉर्टेक्स है। रूट कॉर्टेक्स के मुख्यतः कई सारे भाग होते हैं, ठीक है, रूट कॉर्टेक्स के कई सारे पार्ट हैं। मेनली रूप से जो रूट कॉर्टेक्स के पार्ट होते हैं ये दो हिस्से हैं इसके, पहले हम यहीं पे आपको समझाते हैं। एक का जो नाम है वो है इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस एक रीजन है, और दूसरे का नाम है पेरीसाइकल, ठीक है, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल जो होता है मुख्यतः इस वाले हिस्से में है, जहां से प्लांट रूट के यानी प्लांट बॉडी के अंदर जब वाटर जाएगा तो पेरीसाइकल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर कहाँ पानी पहुंचा, रूट हेयर में, दूसरा एपिडर्मिस में, तीसरा एपिडिडाइमिस में, चौथा आपको कहाँ पहुंचा, पेरीसाइकल में। इसके बाद ये प्लांट के अंदर जो होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, यानी टोटली रूप से आप कह सकते हैं स्टेम के अंदर इसकी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे आपको हमने बताया था कि मान लेते हैं यहाँ पे आपका वाटर है, फिर ये दीवालों की तरफ चिपकना शुरू करता है, ठीक है, यानी वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल, ठीक है, यहाँ पे वॉल की डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से फिर ये इसकी बॉडी के अंदर। तो हमने कहा कि यदि आपका वाटर मॉलिक्यूल्स दीवार की डायरेक्शन में चिपक रहा हो, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वॉल ऑफ द प्लांट, यानी अंदरूनी हिस्सों में जब चिपक रहा हो, तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे दीवार के पास जो फोर्स काम किया, यानी यहाँ पे एक फोर्स लगा होगा, इस फोर्स को हम कहते हैं अडहेशन, ठीक है, क्या कहेंगे, अडहेशन। और जब ये वापस से अपने यानी वाटर मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में आता है, तो इस यहाँ पर जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग कहते हैं कोहेशन, इसी को हम लोग कहते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी। यानी वॉल यानी वाटर मॉलिक्यूल्स दो फोर्स की सहायता से अपर डायरेक्शन में मूव करता है। पहला कौन सा था, अडहेशन। अडहेशन क्या था, when the water molecules moves in the direction of plant wall या stem या xylem wall, उसे हम लोग कहेंगे क्या, adhesion। and when the water molecules are move in the direction of water molecule is known as cohesion। यानी एक कह सकते हैं सेम कंसंट्रेशन के जब दो मॉलिक्यूल आपस में एक साथ क्या है, अट्रैक्शन का काम करते हैं। कोहेशन में नॉर्मली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक दूसरे से अट्रैक्शन हुआ। अगर कोई दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के, तो इसे हम लोग कहेंगे कोहेशन फोर्स।
यदि कोई वाटर मॉलिक्यूल किसी वॉल से अटैक हो रहा है, ये वॉल है, ये वाटर है, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? कोहेशन कहेंगे। यही काम हो रहा है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में। तो याद रखना है, सबसे पहले वाटर कैसे कैसे मूव करेगा। सबसे पहले वो जाएगा रूट हेयर में, रूट हेयर के पास, रूट हेयर के बाद वो जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के बाद डायरेक्ट आप कह सकते हैं रूट कॉर्टेक्स, या आपको लगता है नहीं और थोड़ा डिटेल से तो आप लिख सकते हैं सर एपिडिडाइमिस के पास जाएगा, पेरीसाइकल के पास जाएगा, फिर रूट जाइलम के पास जाएगा, फिर लीफ जाइलम के, उसके बाद लीफ के अंदर इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद नॉर्मली क्या होगा सर, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर एंट्री कर लेंगे, कहाँ? लीव्स के अंदर। तो सर ये लीव्स थोड़ी है सर, तो याद कीजिए बाबू, आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कहाँ? न्यूट्रिशन वाले में। तो ये क्या है? ये आपका है अपर एपिडर्मिस, ये क्या है आपका? अपर एपिडर्मिस। और ये क्या है सर? ये है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो ये क्या है सर? ये आपको याद कीजिए स्पॉन्जी मीसोफिल है आपके, स्पॉन्जी मीसोफिल। और बीच में जो आपको ये दिख रहे हैं ये है एयर गैप्स, जो खाली खाली जगह है। तो ये क्या है सर? लंबा लंबा अरेंज किया हुआ है। ये आपका क्या था? ये था आपका पैलिसेड, ये मीसोफिल का ये पार्ट है। तो ये सारे हैं। अब ये जो देखिए, तो हुआ क्या, जब वाटर यहाँ पहुंचा तभी इसके अंदर इसकी एंट्री हो गई और ये धीरे धीरे यहाँ से बाहर आ गया। तो सर ये जो खाली जगह आपने बताई ये क्या है सर? सब तो पैक है सर, यहाँ पे खाली जगह है। तो याद कीजिए ये जो जगह खाली था इसी का नाम था स्टोमा, स्टोमा, स्टोमाटा का वो पोर, और वहां से वाटर क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो बाहर निकलना मतलब क्या, आपको नहीं लग रहा कि लॉस ऑफ वाटर हो गया? पानी तो गया था ऊपर, ऊपर से फिर बाहर आ गया। यही जो पानी बाहर निकला इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे क्योंकि पानी का क्या हो गया? लॉस हो गया, इसी को हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द एरियल पार्ट, loss of water from aerial part of the plant in the environment is known as transpiration। यानी सिंपल से इसमें क्या है? लॉस ऑफ वाटर, वह वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ कहाँ से? एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, कहाँ? इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यदि आपसे ये भी सवाल है ट्रांसपायरेशन में कौन से फोर्स काम किए, तो आप कह सकते हैं सर एडहेशन एंड कोहेशन काम किया। तो अब पूरा प्रोसेस बताओ ट्रांसपायरेशन कैसे कैसे गया। तो सर सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वाटर रूट हेयर में एंट्री करता है, एपिडर्मिस में जाता है, रूट कॉर्टेक्स में गया, रूट जाइलम के अंदर गया, ये फिर लीफ जाइलम, लीफ जाइलम के अंदर गया, वहां से होते हुए स्टोमा के थ्रू बाहर निकल गया। ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका। यानी अगर आपसे नॉर्मली कह रहा है कि सर कैसे कैसे मूवमेंट हुआ, तो आप बता सकते हैं, देखिए यहीं पे लिख देते हैं आपको लगातार, तो आपको याद भी हो जाएगा। रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कहाँ गया? एपिडर्मिस से गया कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, वो आपको जरूरी नहीं है कि एपिडाइमिस लिखना है, पेरिसाइकल लिखना, उतना जरूरी। कॉर्टेक्स के अंदर गया, कॉर्टेक्स के बाद ये कहाँ चला गया? जाइलम के अंदर गया, जाइलम से होते हुए लीफ के अंदर गया। ठीक है, लीफ से होता हुआ स्टोमा से क्या हो गया? स्टोमा के पास गया, स्टोमा के बाद इन्वायरमेंट के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये टोटल देखिए कितने प्रोसेस हैं। फर्स्ट आपका रूट हेयर, एपिडर्मिस, तीसरा कॉर्टेक्स, चौथा जाइलम, पांचवा लीफ के अंदर गया, छठा स्टोमा है, उसके बाद क्या है? आपका एनवायरनमेंट में बाहर चला गया। तो इतने सारे आपको प्रोसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ठीक है सर हो रहे हैं, तो ये तो क्या लिखे हैं कि ये जो प्रोसेस आपका ट्रांसपायरेशन में है, ये जो पूरा प्रोसेस आप दिखा रहे हैं, इसमें मुख्यतः दो प्रोसेस यूज हो रहे हैं, रूट प्रेशर ट्रांसपायरेशन एंड कोहेशन टेंशन थ्योरी। अभी जस्ट हमने आपको ये समझाया कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या है। तो सिंपल सा होता देखिए क्या है, ऊपर से जब ट्रांसपायरेशन के थ्रू चीजें बाहर आ रही होती, निकल रही होती है, तो उसके दौरान क्या होते हैं कि ऊपर में वाटर की कमी हो जाती है। और देखिए जरूरी भी है ट्रांसपायरेशन होना। नॉर्मली तौर पे क्या है, अगर ऊपर में जमा पानी बाहर नहीं निकलेगा तो नीचे का फ्रेश वाटर फिर ऊपर जाएगा कैसे? यानी अगर जब तक ऊपर वाटर, जैसे आप एग्जांपल तौर पे सोच लीजिए, आप 2-3 दिन सिर्फ खाने खा रहे हैं, वॉशरूम जा ही नहीं रहे,
तो आपके पेट के अंदर जो खाना स्टोर है, जब तक वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, दोबारा आप कोई किसी खाने को इंटेक भी करेंगे तो फिर उसका यूज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए नॉर्मली क्या एक्सक्रीशन जरूरी है, एक्सक्रीशन करेंगे तभी तो नई चीजों को हम क्या है अडॉप्ट कर पाएंगे। तो सेम वैसा ही। तो कोहेशन टेंशन थ्योरी क्या कहता है कि ऊपर से लगातार ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होने के कारण क्या होता है कि ऊपर में हमेशा स्कार्सिटी होती है वाटर की, तो नीचे क्या होता है रूट पे एक प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या ये लगातार वाटर को ऊपर की तरफ भेजता रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता रहता है और ये ऊपर की ओर उसी डायरेक्शन में गति करता है। एक जैसे आपने देखा होगा चींटी एक डायरेक्शन में जा रही है, एक चींटी जिधर दूसरी चींटी उधर उधर डायरेक्शन में, लेकिन यदि कोई चींटी भटक के दूसरे रास्ते में चले गई तो फिर दिक्कत है, वापस नहीं आ पाएगी। यानी अगर वो दूसरे डायरेक्शन में जो जा रही है वो हो गया अडहेशन, अगर उसी डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो क्या है कोहेशन। जैसे अभी हमने अब समझाया था कि मान लेते हैं कि आपको बायोलॉजी पसंद है, आपके पापा को भी बायोलॉजी पसंद है, दोनों का मिल रहा है। पापा ने कहा बेटा डॉक्टर बनना, आपने कहा नहीं पापा ठीक डॉक्टर ही बनना है, पूरी फैमिली चाहती है डॉक्टर बनना है, तो आप उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आप क्या हैं, आप कोहेशन फोर्स में हैं। यदि क्या हो रहा है, मम्मी कह रही है नहीं 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 तुम्हें तो इंजीनियर बनना है, अब पापा बात मान मान गया कि चलो ठीक है भाई, परिवार में कोई तो बने इंजीनियर, और आपका मन था कि नहीं पापा हमें तो डॉक्टर बनना है, और आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, पापा इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, तो आप दोनों के ख्वाब नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती क्योंकि पेरेंट चाह रहे हैं तो आपको वही काम करना पड़ेगा। तो आप जो है पापा की दिशा में चले गए, तो ये क्या हो गया अडेशन हो गया, नहीं चाहते हुए डायरेक्शन में हमको जाना है तो वो अडेशन है। और यदि आप अपने जो आप चाहते हैं और आपके आपके पिताजी ने आपसे पूछा क्या करना है, आपने बोला पापा मेडिकल करना है, आप बोले ठीक है बेटा तुमको जो करना है वो करो, उसी डायरेक्शन में आप बढ़ गए, तो ये क्या है क्वेश्चन। चलिए तो ये क्या सर रूट प्रेशर क्या होता है सर, तो याद रखना है कि जब भी रूट क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि क्या है वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। और ये नॉर्मली तौर पे जो है याद रखिएगा, रूट प्रेशर वर्क इन स्मॉल ग्रास प्लांट, स्मॉल ग्रास प्लांट या स्मॉल प्लांट्स में काम करता है। ये बड़े बड़े प्लांट में नॉर्मली काम नहीं करता है क्योंकि वहां पे क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, जो आपका ये एक टॉपिक लिखा हुआ है ये काम करता है। ठीक है, तो सर ये रूट प्रेशर होता क्या है, तो सिंपल कह सकते हैं कि वेन रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल it creates a pressure, it creates a pressure, this is called root pressure। यानी नॉर्मली तौर पर याद रखिए कि प्लांट का रूट जब क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली याद रखना ये वर्क करता है छोटे प्लांट्स के अंदर। तो सर ये आप ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, अभी जस्ट हमने बताया ना कि कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर। तो सिंपल से याद रखना है कि सर अगर आपसे ये आ जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, कोहेशन टेंशन थ्योरी, तो जस्ट हमने अभी आपको समझाया कि सर ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, तो सिंपल से याद रखना है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम या इन लीव्स वाया रूट्स। नॉर्मल तौर पे कहां से आ रहे हैं, रूट्स के थ्रू आ रहे हैं, थ्रू जाइलम ट्यूब्स। Continuous movement of water in leaves via roots through xylem tube known as transpiration pool that maintain water level in leaves to protect leaf from excess removal of water, या आप इसके बाद ये लिख सकते टू प्रोटेक्ट लीफ फ्रॉम, इसकी जगह पे ड्राइंग अप।
तो साफ साफ कहा गया है कंटिन्यूअस मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। अगर सारा पानी निकल ही जाएगा तो क्या होगा, लीफ सूख जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है कि लीव्स के अंदर एक जाइलम और रूट्स, यानी कह सकते हैं लीफ और रूट के बीच में एक ट्यूब होता है, जाइलम ट्यूब। ये इस चीज को मेंटेन करता है कि नहीं, हम तुमको कंटिन्यूअस पानी का क्या है सप्लाई करते रहेंगे, जिससे तुम सूखने से बच जाओगी, क्योंकि लगातार ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया तो होती रहेगी, ये निकलता रहेगा, जिसके कारण क्या है कि लीव्स सारे बचे रहें। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो नॉर्मली अगर आपसे रूट प्रेशर अगर पूछेगा तो रूट प्रेशर के बारे में सीधा सिंपल सा बताना है कि when roots absorb water from the soil, it creates a pressure. It creates a pressure. This is known as root pressure. This is mainly work in small plant. While transpiration pull works only in tall plant. ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल जो होते हैं वो छोटे प्लांट्स में काम नहीं करते हैं। तो इसके बारे में ये भी आप कह सकते हैं, इट मेनली वर्क इन टॉल प्लांट्स। लंबे प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन पुल। वहीं पे छोटे प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर। कोहेशन टेंशन थ्योरी हमने बता दिया कि कोहेशन टेंशन थ्योरी में क्या होते हैं कि जो वाटर होते हैं वो अपर डायरेक्शन में न जाकर वो क्या है, वॉल के डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको हम कहते हैं एडहेशन। और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी फोर्स को हम कहते हैं कोहेशन। और दोनों को अगर मिला रिलेशन कोहेशन को ही हम कहते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी। ऐसे नॉर्मली ये पूछेगा नहीं कि नॉर्मली क्या होते हैं। और यदि आपको चाहिए कि नहीं इसका हमको रिटर्न वाला नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, आप जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप ज्वाइन होइए और इसमें जितने भी टॉपिक उसके डिटेल नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे अभी हमारे चैनल पे वीडियो आएंगी जिसकी सेपरेट, जैसे अभी तो हम लोग पूरा क्या लाइव प्रोसेस के जो चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेशल उस चीज की जानकारी हमें चाहिए तो उस पर हमारी वीडियो आने वाली है। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है समय पे उस वीडियो को देख पाएं और इस चीजों को डिटेल में जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो चलिए इसको तब तक आप नोट डाउन करिए। चलते हैं हम लोग इसके तीसरे जो एब्जॉर्बिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का तीसरा जो पार्ट है ट्रांसपायरेशन, उसकी तरफ। चलिए तो अब हम लोग जान लेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में। काफी आसान है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। कहता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन टर्म्ड एज ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स के अंदर से वाटर का बाहर निकलना, ठीक है, लॉस होना, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। चलिए तो कहता है प्लांट जो होता है जितने वाटर को एब्जॉर्ब करता है उसमें से सिर्फ 1 से 2% का ही यूज करता है अपने फोटोसिंथेसिस में या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। तो ये नॉर्मली एक लीफ का एक स्ट्रक्चर है। तो अभी जस्ट हमने समझा था कि सबसे पहले रूट हेयर है, रूट हेयर से वाटर जो है यानी जो वाटर है वो सबसे पहले रूट हेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट हेयर के बाद ये चला जाता है एपिडर्मिस में, रूट कॉर्टेक्स के अंदर। रूट कॉर्टेक्स के अंदर दो स्ट्रक्चर थे, एक का नाम था इंडोडर्मिस, ठीक है, एक का नाम था इंडोडर्मिस और एक का नाम था पेरीसाइकल। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं पहले एपिडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल के बाद जाइलम, या आप नहीं तो डायरेक्ट आप रूट कॉर्टेक्स भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी रूट कॉर्टेक्स के बाद आप रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स फिर जाइलम और ये फिर लीफ के अंदर आ जाएगा। लीफ के अंदर क्या ये अपर एपिडर्मिस है, पेलिसेड है या स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसके बीच बीच में आपको जो गैप दिखाई पड़े एयर सेक्स है, ये वाटर इसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टोमाटा यानी लोअर एपिडर्मिस के पास जो स्टोमा है वहां से जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ से बाहर निकल गया। तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई इसी का नाम क्या है, ट्रांसपायरेशन। इसी कारण आपने देखा होगा कि यदि आपके घर के आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो आपको वातावरण थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि पौधे क्या है जितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मान लेते हैं अगर किसी प्लांट ने क्या किया 100 ml वाटर को एब्जॉर्ब किया तो 100 ml में 98 ml के आसपास वो वाटर को आपके आसपास के एनवायरनमेंट में फेंक देगा, जिसके कारण क्या है वहां के आसपास का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 5 से 10 डिग्री सेल्सियस आपको ठंडा ही मिलेगा।
ऐसा आपने देखा होगा कि गांव में जहाँ पे ज्यादा जंगल झाड़ दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ दिन के मौसम में काफी अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट जो है वो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया करता है, लॉस ऑफ वाटर करता है, जिसके कारण क्या है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने के जो जाइलम के अंदर होने वाले तीनों प्रक्रिया को हम लोग समझा, एब्जॉर्प्शन को भी समझा, अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को भी समझा, ट्रांसपायरेशन को भी समझा। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी, आपको याद रखना है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो इसको नोट डाउन करिए, और वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। में एक टॉपिक हमारा और बच गया है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। तो सबसे पहले अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि जाइलम के द्वारा जो वाटर होता है वो प्लांट के रूट से लेके शूट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से वाटर स्टोमाटा के थ्रू वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन आखिर ये चीजें बैलेंस कैसे होती है, यानी कितना पानी रखना है, कितना पानी वाटर बाहर निकालना है, आखिर ये रेगुलेट कौन करता है, किस प्रकार से करता है, उसके बारे में ही जानते हैं। चलिए, तो टॉपिक है हमारा गार्ड सेल इन स्टोमाटा कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जाइलम के थ्रू होना है और ये फिर लिप्स के द्वारा होना है। तो लिप्स में हम सभी को पता है कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, यानी महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, जिसको रेगुलेट करने का काम क्या है, यानी उसके बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं नॉर्मली गार्ड सेल। वो गार्ड सेल उस स्टोमाटा को कंट्रोल करता है। चलिए, आपने कई बार ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, ये है ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। देखिए, नॉर्मली ऊपर लिखा हुआ चीजों को बाद में समझेंगे, पहले आसानी से समझते हैं क्या है। देखिए, लगातार जब वाटर जो है वो लीफ के अंदर जब आता रहता है, तो एक टाइम होने के बाद क्या होता है कि लीफ के आसपास का जो पूरा स्ट्रक्चर स्टोमाटा के आसपास का होता है वो पूरा फूल हो जाता है। तो बीच का जो होल जिसे हम स्टोमा कहते हैं, ये स्टोमा नॉर्मल तौर पे क्लोज है, इस प्रकार से क्लोज होता है। लगातार जब वाटर इसके आसपास सभी दिशाओं से जब ये इसके अंदर भरता है, तो एक टाइम आने के बाद ये जो आपका गार्ड सेल दिख रहा है, ठीक है, गार्ड सेल को अब लगने लगता है कि हम जो है वाटर के लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये क्या करता है, स्टोमा जो स्टोमा यानी होल है उसको ओपन कर देता है, और यहां से वाटर प्लस ऑक्सीजन वो वेपर के फॉर्म में यहां से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इस प्रेशर का नाम होता है टर्जिड प्रेशर। ठीक है, टर्जिड प्रेशर कहते हैं। टर्जिड प्रेशर के कारण ही गार्ड सेल जो है स्टोमाटा को ओपन कर देता है, और सारे जो वाटर और ऑक्सीजन जो होते हैं वो वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही क्या है, सारा वाटर निकल जाता है, तो वापस से जो स्टोमाटा होता है ये श्रिंक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्लोज स्टोमाटा के फिगर में दिख रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है प्लांट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस एसोसिएटेड विद द स्टोमाटा। हम सभी को मालूम है, चाहे गैस एक्सचेंजेशन हो या वाटर को बाहर निकालना, ये सारे काम प्लांट में जो लीफ के अंदर मौजूद स्टोमाटा होते हैं उसके थ्रू है। Plants regulate photosynthesis and transpiration by regulating the opening and closing of stomata। ये सभी चीजें जो होती है वो प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर मौजूद स्टोमाटा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दिस इज ब्राउट अबाउट बाय चेंजेस इन टर्जर प्रेशर। यहीं पर टर्जर प्रेशर है, नॉर्मली टर्जर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। यदि आपसे नॉर्मली पूछ ले व्हाट इज टर्जिड प्रेशर, तो आप ये बता सकते हैं the pressure created by water in stomata is known as turgid pressure या टर्जर प्रेशर कहता है। और टर्जर प्रेशर का परिणाम क्या होता है, टर्जर प्रेशर जो है वहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को जन्म देता है, यानी उसके कारण ही आपका जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। और अगर आपसे ये पूछा हु कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो आप कह सकते हैं गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो इस प्रकार से हमारा जाइलम का पूरा टॉपिक हो जाता है समाप्त। आइए अब हम जानते हैं फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसके बाद हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। चलिए, तो अब लोग हम आ चुके हैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है फ्लोएम। यानी फ्लोएम तो नॉर्मली छोटा सा नाम है, बट एक टॉपिक ये पूरा जिसके हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी वाटर मिनरल्स के अलावा बाकी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके बारे में। ठीक है, हम डिट्टो यहाँ पे एनसीईआरटी के चीजें से चल रहे हैं,
क्योंकि फ्लोएम को नॉर्मली अगर आप समझेंगे तो वो काफी एक बड़ा और लेंदी टॉपिक है, बट क्लास 10 में जितना काम है हम बस उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि आपका मेन फोकस अभी बोर्ड पे रहे। बाकी तो आप अगले क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे ही। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। तो कहा गया इन प्लांट्स शुगर एंड अदर मेटाबॉलिटीज आर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। मुख्यतः जो प्लांट के अंदर फूड बनते हैं वो क्या होते हैं, शुगर्स होते हैं, वही बनते हैं ना C6H12O6। हाँ, जब प्लांट को जमा करना होता है तब वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इसको स्टोर करता है C12H22O11, अदर चीजें और जो बनती है। कहता है फ्लोएम इज आल्सो नोन एज फूड ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। इसको याद रखना है कि जाइलम इज फ्लोएम इज नोन एज फूड ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। उसी प्रकार से जाइलम के बारे में याद रखना है कि जाइलम इज नोन एज वाटर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। चलिए कहा गया है कि अगर आप नॉर्मली याद रखना है, एक डेफिनेशन होती है ट्रांसलोकेशन, जैसे आपने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, द प्रेशर क्रिएटेड बाय रूट टू एब्जॉर्ब द वाटर इज नोन एज रूट प्रेशर। उसी प्रकार से जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी एक डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो साथ साथ कहा गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया की जाती है फ्लोएम के द्वारा। बगल में आपको फ्लोएम का एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है। ऐसे तो नॉर्मली फ्लोएम के 4 भाग हैं। कौन कौन से, सीप ट्यूब हैं, आपके कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। बट लास्ट के 2 हिस्से आपको इसमें नहीं पढ़ने, वो क्लास 9 के लिए काम में था क्योंकि टिश्यू आप पढ़े थे उस टाइम। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, 2 ही चीज पढ़ने, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सिंपल सा, पहले इसको समझ ले। मेन जो बीच में आपको डमरू जैसा जो पाइप दिख रहा है इसी का नाम है सीप ट्यूब। ठीक है, बगल में आपको एक छोटा सा न्यूक्लियस वाले 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसका नाम है कंपेनियन सेल। ये न्यूक्लियस है क्योंकि ये लिविंग है। इसके अलावा यहाँ पे गोल गोल से दोनों तरफ प्लेट दिख रहे हैं, इसका नाम है सी प्लेट। इसके अंदर छोटे छोटे जो गैप जैसे स्ट्रक्चर या पोर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसका नाम है सीप पोर। मुख्यतः ये समझिए, ये पाइप है जिसके थ्रू क्या है, चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है, आगे जानी है। बट मान लेते हैं आगे वाले हिस्से को भी फूड की आवश्यकता नहीं है, तो अगर ये ओपन रहेंगे तो लगातार जाते रहेंगे, तो कंपेनियन सेल इसको क्लोज कर देता है कि नहीं बाबा, आगे अभी फूड की नीड नहीं है, मत भेजो। लेकिन जैसे ही क्या है, बाय चांस मान लीजिए आगे वाले को फूड की नीड पड़ेगी, ये ट्यूब पोर वापस से ओपन हो जाएंगे। इसको ओपन करने का काम किसका है, कंपेनियन सेल का है। इसीलिए इसको कहते हैं रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ द फ्लोएम। जैसे मान लीजिए आपके घर पे जब फैन चलता है तो उसके स्पीड को कम करना है, ज्यादा करना, ये किसका काम होता है, रेगुलेटर का। उसी प्रकार से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में चीजें बर्बाद ना हो, वेस्ट नहीं हो, इसके लिए कंपेनियन सेल उसको काम करता है। और मेन किसके थ्रू ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, उसका नाम है सीप ट्यूब। ठीक है, कई जगहों पे आप पढ़ेंगे कि बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर सीव एलिमेंट होते हैं। सीव एलिमेंट मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, सीव सेल एंड सीव ट्यूब। तो या सीव एलिमेंट उसको कह देते हैं, सीव ट्यूब सीव सेल है। तो नॉर्मली याद रखिएगा, छोटे लेवल पे है तो सीव सेल है, बड़े लेवल पे है तो सीव ट्यूब है। चलिए और आगे क्या कहता है, सीव ट्यूब इज द मेन पाइप बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अभी जस्ट हमने कहा कि फ्लोएम में कौन सा मेन हिस्सा है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो है आपका सीव ट्यूब। इसको रेगुलेट करना कहा गया है, सीप ट्यूब हैव अ सीप प्लेट इन विच सीप पोर आर प्रेजेंट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सीप पोर इज रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल। तो साफ साफ इसमें हमने लिख दिया है, सीप ट्यूब के अंदर एक सीप प्लेट होता है दोनों किनारों पे। ऐसा नहीं एक किनारों पे, दोनों किनारों पे, तो इसके ऊपर भी और होते हैं। ये बिल्कुल एक लंबा सा इलोंगेटेड एक सीरीज होता है। जैसे मान लीजिए ये एक है, फिर इसके नीचे होगा, फिर इसके नीचे होगा, फिर इसके नीचे होगा। अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी में जाके देखें तो इस कुछ इस प्रकार का आपको एक फिगर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार का एक आपको एक वहां एक फिगर दिखाई पड़ेगा। तो ये फिगर समझ जाना है किसका है, ये इसी का है। तो एक सीरीज है, देखिए 1 सेल 2 सेल 3 सेल, इस प्रकार से सीरीज है, कई सारे सीरीज आपको दिखाई पड़ेंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक सीरीज की चर्चा की है। तो याद रखना है सीप पोर को रेगुलेट करने का काम किसका है, तो याद रखना है कंपेनियन सेल का है। कौन सा मेन पार्ट है आपका फ्लोएम का जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा है आपका, आपका सीप ट्यूब है। तो इस प्रकार से ये पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। आज हमने इस पूरे इंटायर वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हाँ, एक जगह इसमें एक गलती हो गई थी, उसको आप सुधार लीजिएगा। इपिडिडाइमिस वर्ड जो होता है वो टेस्टिस के अंदर होता है, वो उसके जगह पे आप सभी इंडोडर्मिस कर लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली तौर पे वर्ड मिलते जुलते हैं और लगातार लाइव क्लासेस के दौरान थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा आप
देख लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए। तो जरूर आप बताएं, और अब हम अपने वीडियो में क्या सुधार कर सकते हैं उसको और अच्छे ढंग से समझाएं। तो सपोर्ट करें। आज के लिए बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।